चलिए शुरू करें। गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? है कि नहीं है सब? चलिए ऑनलाइन गाइस एक बार क्विकली कंफर्म करेंगे, आवाज स्क्रीन सब ठीक है? ओके क्या पढ़ रहे थे अपन? कॉन्टिंजेंट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपन ने कंप्लीट किया था। रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्समेंट बाकी था उसका। रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग ऑन एन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑन एन अनसर्टेन कोलैटरल इवेंट। नाउ अब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है एनफोर्स कौन से अलग अलग केसेस में कब कब किया जा सकता है, कब कब वॉइड हो जाएगा, ये अपने को दिया है। सबसे पहला एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि आपको करना है ऑन एन इवेंट हैपनिंग, ऑन एन इवेंट हैपनिंग, तो उस केस में कब होगा? वेयर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपेंस, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अंटिल दैट इवेंट हैज हैपेंस। ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को पैसे दूंगा अगर तेरे गोडाउन में फायर लग जाती है तो, राइट? अब ये कब हो सकता है एनफोर्स? जब फायर लगे सिर्फ, व्हेन दिस इवेंट हैपेंस। अगर फायर नहीं लगी तो नहीं हो सकता। अच्छा, ये वॉइड कब हो जाएगा? व्हेन दिस इवेंट दैट इज फायर लगना बिकम्स इम्पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो गोडाउन था वो ये हो गया, गवर्नमेंट ने इसमें एनक्रोचमेंट में उठा लिया, ऑब्वियसली अब गोडाउन ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। इफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल देन इट बिकम्स वॉइड। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ में, अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरीज सी। उसने बोला मैं पैसे दूंगा जब तू मैरी करेगा सी के साथ में। सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, इम्पॉसिबल। दूसरा, एनफोर्समेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। कुछ ना होने पर, कोई इवेंट के ना होने पर अग्री करता है एक पर्सन कि मैं ये देखो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगा, तो उस केस में वो कब परफॉर्म हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला कि आई विल पे यू 10,000 रुपीज इफ द शिप डज नॉट रिटर्न। अगर शिप नहीं आई तो मैं देखो 10,000 रुपए दूंगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कब किया जा सकता है? रिटर्न आना उसका इम्पॉसिबल हो जाए तभी, राइट? यहां पर कोई टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, जब रिटर्न आना उसका इम्पॉसिबल हो जाए तभी ये एनफोर्स किया जा सकता है। वेयर अनसर्टेन ऑन एन फ्यूचर इवेंट दैट डज नॉट हैपन, एनफोर्स्ड ओनली व्हेन हैपनिंग बिकम्स इम्पॉसिबल एंड नॉट बिफोर। अगर शिप आ गई तो ऑब्वियसली इट बिकम्स वॉइड। शिप का आना इम्पॉसिबल हो जाएगा मतलब कब हो जाएगा? मे बी शिप सिंक हो गई, मे बी फायर लग गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया। अगर शिप वापस आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट cease to be enforceable if contingent upon the conduct of a living person when that living person does something to make an event or conduct as impossible. contingent है कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंडक्ट ऑफ थर्ड पर्सन। किसी थर्ड पर्सन के कुछ करने ना करने पर जो है कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है, राइट? उस केस में वो थर्ड पर्सन कुछ ऐसा करता है जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट, वो इवेंट होना इम्पॉसिबल हो जाए, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ए अग्रीज टू पे बी सम ऑफ मनी इफ बी मैरीज सी। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि तेरी और सी की अगर शादी हो जाए तो मैं तेरे को पैसे दूंगा, ओके? अब यहां पर सी ने क्या किया? सी डी के साथ में भाग गई। अब इस केस में बी और सी की शादी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड।
बाद में इवेंट हो सकता है कि सी डी के डाइवोर्स हो जाए और सी वापस से बी से शादी कर ले, बट वो रिमोट पॉसिबिलिटी है, अभी के लिए वो वॉइड है। फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट, इसी लाइंस पर एक केस लॉ था। डिफेंडेंट ने क्या किया था, प्रॉमिस किया था टू मैरी द प्लेंटिफ ऑन डेथ ऑफ हिज फादर। फादर की डेथ के बाद में बोले मैं मैरी करूंगा तेरे से, ए ने बी को प्रॉमिस किया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब उसके फादर जिंदा थे ना, तब ए ने ऑलरेडी सी से शादी कर लिया, राइट। बी चली गई कोर्ट में, बोले तूने तो प्रॉमिस किया था कि फादर की डेथ के बाद में तू मेरे से शादी करेगा। ए ने क्या बोला, फादर की डेथ हुई क्या अभी, बोले रुक जा तब तक, बोले बाद में फिर हो सकता है हमारा डाइवोर्स हो जाए फिर मैं शादी कर लूं। कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अभी क्या सिचुएशन है, तुमने शादी कर ली ना, ये वाला इवेंट अब होना बिकम्स वॉइड, अब तुम शादी नहीं कर सकते, तो अब जो है कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। नेक्स्ट, contingent on happening of specified event within a fixed time। ए बी को प्रॉमिस करता है कि अगर शिप जो एक सी में है, वो शिप ही दिख रही है, ठीक है, अभी ये जो शिप है अगर वो 10 दिन के अंदर वापस आ गई तो आई विल पे यू 10,000 रुपीज, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स किया जा सकता है, जब 10 दिन के अंदर शिप आ जाए, 10वें दिन तक अगर शिप नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। और इसके पहले भी वॉइड हो सकता है क्या, सिंक हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उस टाइम पर भी वॉइड हो जाएगा। इट इज वॉइड एट द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम फिक्स्ड और इफ बिफोर द टाइम फिक्स सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। इसका ही उल्टा, कॉन्टिंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। ए ने बी को बोला कि अगर ये शिप जो है वो नहीं आई 10 दिन के अंदर तो मैं देखो पैसे दूंगा 10,000 रुपए, राइट। ये कब एनफोर्स किया जा सकता है, ओनली आफ्टर 10 डेज, जब वो टाइम एक्सपायर हो जाए तब तक शिप नहीं आई, तो 10 दिन के पहले अगर आ गई शिप तो ऑब्वियसली कैन नॉट बी एनफोर्स। अच्छा, 10 दिन के पहले भी एनफोर्स किया जा सकता है क्या, किया जा सकता है। 10 दिन के पहले अगर शिप डूब गई तो आ सकती है क्या, फिर वो अब नहीं आ सकती, उसका आना इम्पॉसिबल हो गया, इट विल नॉट कम, राइट। सो इस केस में इट कैन ऑल्सो बी एनफोर्स्ड ड्यूरिंग दैट ऑन दैट टाइम, मे बी एनफोर्स्ड when the law when the time fixed has expired or if it has become certain that such event will not happen। contingent on an impossible event, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी को बोला कि मैं देखो 10,000 रुपए दूंगा अगर कल एक नहीं 2 चांद उगे, तो अगेन दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, दिस इज वॉइड। इम्पॉसिबल इवेंट पर कोई भी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा। वॉइड एब इनिशियो ही है वो, तो वैसे ऑब्वियसली मतलब उसको अपन कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं अग्रीमेंट बोलना चाहिए, बट वो बोलने के लिए उन्होंने ये देखो यहां पर लिखा भी है, अग्रीमेंट टू डू नॉट टू डू समथिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट आर वॉइड, वॉइड एब इनिशियो वॉइड। ना कॉन्टिंजेंट और वेजरिंग में डिफरेंस क्या है, वेजरिंग अपन ने पढ़ा था यूनिट नंबर 3 में, राइट। कॉन्टिंजेंट और वेजरिंग में क्या डिफरेंस है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू अ कोलैटरल इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, कुछ होने या ना होने पर जो कि कोलैटरल इवेंट है वहां पर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग ऑन दैट इवेंट। बट वेजरिंग में क्या है, टू गिव मनी और मनीज वर्थ ऑन सर्टन अनसर्टन इवेंट। दूसरा रेसिप्रोकल प्रॉमिस, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो, मतलब ए ने बोला अगर तेरे शॉप में फायर लग गई तो आई विल पे यू 10,000 रुपीज,
उसने भी कुछ तो भी प्रॉमिस किया, ऐसा जरूरी नहीं है, बट वेजरिंग में जनरली म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन रहता है। या तो मैं तेको दूंगा, अगर तू जीत गया तो तू, मैं जीत गया तो तू मेरे को देगा, मैं जीत गया, तू जीत गया तो मैं तेको दूंगा। कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अनसर्टेन इवेंट, यहां पर इवेंट इज कोलैटरल, वहां पर इवेंट इज द कोर फैक्टर, उसी इवेंट पर ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट में देखो, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट बी वेजरिंग इन नेचर। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है, देखो थोड़ा देखो मतलब सिमिलर लग सकता है, बट दोनों डिफरेंट है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटली लीगल, वेजरिंग आर कंप्लीटली इलीगल। कॉन्टिंजेंट में नॉट बी वेजरिंग, बट वेजरिंग अग्रीमेंट इज ऑलवेज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा क्या? वेजरिंग जो है वो एक बड़ा टर्म है, ओके। वेजरिंग सॉरी, कॉन्टिंजेंट जो है वो बड़ा टर्म है, कॉन्टिंजेंट के अंदर एक वेजरिंग हो सकता है। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं रहेंगे, कॉन्टिंजेंट जो कि वेजरिंग है वो वॉइड रहेंगे। इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, contracting parties have interest in the subject matter in the contingent contract। यहां पर जो contingent contract दिया है उसमें एक्चुअली उनका कुछ तो भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता है। जैसे शॉप अगर फायर लग गई तो शॉप में ऑब्वियसली पर्सन का इंटरेस्ट है, बट यहां पर सिर्फ जनरली वो बेटिंग गैम्बलिंग का मोटिव रहता है, वहां पर और कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन अपन ने देखा, contingent contract is not based on doctrine of mutuality of loss and gain, but wagering it is game of losing or gaining। Contingent is valid, wagering is void। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ अपने आप से दो पार्टीज के बीच में बनवा देता है। पार्टीज का कोई इंटेंशन नहीं था, राइट? ना तो पार्टीज ने कोई मतलब वहां पर अग्रीमेंट वगैरह किया है, ना कुछ किया है, डायरेक्टली लॉ ही कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में उनके बीच में डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट बनवा देता है। ना तारीख, ना गवाह, ना सुनवाई, डायरेक्ट फैसला। वैसे ही यहां पर ना कंसेंट, ना कंसिडरेशन, ना एक्सेप्टेंस, ना ऑफर, डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट। Such cases are not contract in strict sense, but court recognizes them as relations resembling those of contract। इसको relations resembling those of contract ऐसा भी बोलते हैं quasi contracts को। Generally they are based on principles of equity, justice and good conscience। मतलब एक पर्सन का मतलब नीचे जो मैक्सिम दिया है, नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर्स पर्सन लॉस। एक पर्सन की कोई गलती से या कुछ मतलब फॉर एग्जांपल मिसप्लेसमेंट या इस चीज से दूसरे को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। इसमें पहले आपको इसका मैक्सिम में दिया था, नेमो देबेत लोकुप्लेतारी एक्स एलियना जक्तुरा, बट अभी आपको निकाल दिया है वो, जिसका मतलब है नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन्स लॉस। हाँ, लैटिन। एग्जाम्पल्स वही जो अपन ने अभी तक देखे। टी गलती से सी के यहां पर गुड्स भूल गया, सी ने अपने समझ कर रख लिया, तो सी ने उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। ए ने गलती से पैसे बी को भेज दिया सी के बजाय, तो बी ने वो पैसे रिफंड करना पड़ेगा। ए ने फ्रूट पार्सल डिलीवर कर दिया गलती से आर को, करना किसी और को था, आर ने अपना बर्थडे प्रेजेंट समझकर खा लिया उसको, उस केस में ही इज बाउंड टू पे द प्राइस। It is, they are called quasi contractual obligations. In India it is also called certain relation resembling those created by contract। now इसके salient features क्या है? such a right is always a right to money and generally though not always a liquidated sum of money। quasi contract में जो right मिलता है ना, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स मनी। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी के यहां पर गलती से गुड्स भूल गया, बी ने ले लिया हो, तो बी उसका इक्विवेलेंट कॉम्पेंसेशन देगा, इसलिए इट इज जनरली thought as right to money or liquidated sum of money। secondly it does not arise from agreement but imposed by law। and तीसरा, right which is available not against all the world but against the particular person or persons only।
फॉर एग्जाम्पल मेरा है मोबाइल, गुम गया, द्रुपद को मिला, तो मेरा राइट टू रिकवर किसके अगेंस्ट है? सिर्फ द्रुपद के अगेंस्ट, और किसी वर्ल्ड में और किसी के अगेंस्ट ये राइट मेरा नहीं है। अब कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के केसेस या फिर कौन से टाइप के कॉजी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? 1 2 3 4 5। सबसे पहला, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्संस इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कहां पढ़ा था अपन ने? यूनिट नंबर 3 बरोबर। कैपेसिटी के अंदर एक माइनर्स के पॉइंट थे, राइट। माइनर को अगर नेसेसिटी सप्लाई होती है तो उस केस में माइनर से रिकवर किया जा सकता है, राइट। माइनर के एस्टेट से रिकवर किया जा सकता है द वैल्यू ऑफ द नेसेसिटी सप्लाइड, राइट। वही है यहां पर, बट यहां पर बस मतलब वहां पर देखो सेक्शन सेम है, बट वहां पर अपने को एक्सप्लेनेशन में सिर्फ माइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था, यहां पर माइनर प्लस लुनाटिक और कोई इनकेपेबल पर्सन है ऐसा तो उसके लिए भी दिया है, माइनर प्लस लुनाटिक। इफ अ पर्सन और अ पर्सन हुम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, माइनर, लुनाटिक या उन पर डिपेंडेंट कोई और पर्सन, उसको नेसेसरी सप्लाई हुई है, पर्सन हु हैज फर्निश्ड is entitled to reimburse from the property of such incapable person. सप्लायर ने सिर्फ ये एस्टेब्लिश करना जरूरी नहीं है कि मैंने सप्लाई किया था, बट वो सप्लाई जो चीज किया वो एक्चुअली सामने वाले के लिए नेसेसरी थी, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरा, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। देखो क्या हुआ, ए ने रेंट पर अपना प्लॉट दिया बी को, ठीक है, एक लैंड एक प्रॉपर्टी जो थी वो बी को दिया। अब इस पे नहीं गया, ये लैंड पर कुछ ड्यूज बाकी थे गवर्नमेंट को पे करने के। गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा जहां पर वो लैंड है वहां पर कि भाई ये ड्यूज पे कर दो नहीं तो हम लोग ये सीज कर लेंगे। अब यहां पर अगर ये लैंड सीज हो जाता था तो बी का इंटरेस्ट भी अफेक्ट होता था, बी ने रेंट पर लिया है तो, राइट। यहां पर बी इज सेड टू बी इंटरेस्टेड पार्टी, ओके। अब बी ने क्या किया, यहां पर पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को, ए नहीं कर रहा था, तो ये वाला पेमेंट बी कैन रिकवर फ्रॉम ए। लॉ जो है ए और बी के बीच में कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बना देगा कि बी कैन रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम ए। लीगली बाउंड कौन था पे करने के लिए? ये ओनर ए, बट बी इंटरेस्टेड पार्टी ने पेमेंट कर दिया। A person who is interested in the payment is bound by law to pay and therefore who pays is entitled to be reimbursed by other. ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के लिए कुछ किया, फ्री में करने की इच्छा नहीं थी उसकी, बट सामने वाले ने उसका बेनिफिट उठा लिया, राइट। तो वो जिसने बेनिफिट उठाया उसकी ड्यूटी है कि वो सामने वाले पर्सन को पेमेंट करे। वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुइटियसली एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज बेनिफिट, the latter is bound to pay compensation to the former or to restore the things so done or delivered. एग्जाम्पल बेसिक वही है कि ए ने बी को गलती से कोई चीज डिलीवर कर दी, बी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो वो चीज रिटर्न कर दे, नहीं है तो पैसे रिटर्न कर दे। इसमें 3 कंडीशन भी दी अपने को फुलफिल होना। प्लेंटिफ मस्ट प्रूव दैट he had done the act or had delivered thing lawfully। मैंने कुछ तो भी सामने वाले को डिलीवर किया है, कुछ तो दिया है, मेरा फ्री में देने की इच्छा नहीं थी और सामने वाले ने उसका बेनिफिट उठाया है। अब देखो ये वाला केस लॉ इंटरेस्टिंग है, गवर्नमेंट कितना खतरनाक दिमाग लगाती है। देखो क्या हुआ यहां पर, गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय था मिस्टर के,
गवर्नमेंट ने इसको नहीं किया, कंपलसरीली बोला कि तुम रिटायर आज से। गवर्नमेंट करती है ऐसे बहुत बार, कंपलसरीली तुमको रिटायरमेंट दे देती है। के ने इस पर केस कर दिया कोर्ट में, बोले नहीं ये लोग गलत कर रहे हैं, इट इज इलीगल, आप मेरा टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये लोग मुझे रिटायर नहीं कर सकते। ये कोर्ट ने बोला, बोले ठीक है तुम्हारा बरोबर है। गवर्नमेंट को बोला तुमने गलत किया, इसको वापस से रख लो। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है। गवर्नमेंट ने के को रख लिया और गवर्नमेंट ने क्या किया, हायर कोर्ट में अपील फाइल कर दी। जब ये हायर कोर्ट में अपील फाइल करी, जब प्रोसीडिंग्स पूरी चल रही थी, वो टाइम पर गवर्नमेंट ने के को सैलरी वगैरह दी, बट काम नहीं दिया कुछ भी। ठीक है, हायर कोर्ट ने बोला कि इसका जो टर्मिनेशन था वो बरोबर था, छोटे वाले कोर्ट का ऑर्डर गलत था, इसका टर्मिनेशन गवर्नमेंट ने बरोबर किया, के को जाना पड़ेगा। के बोला ठीक है जा रहा मैं। गवर्नमेंट क्या बोली, बोले ऐसे नहीं, जो सैलरी दी तेरे को वो भी रिटर्न करके जा। के ने बोला वो क्यों, बोले हमने तेरे को पैसे दिए थे, उसके अगेंस्ट कुछ काम कराया क्या, नहीं कराया। हमने तेरे को कुछ तो भी दिया है लीगली, राइट, उसके अगेंस्ट हमारा इंटेंशन, फ्री में सैलरी कोई देता है क्या, बोले नहीं देता, वो अमाउंट नीड्स टू बी रिटर्न। कोर्ट बोला बरोबर, ये भी रिटर्न करना पड़ेगा। श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR। Appeal was decided in favor of government. K was directed to return the salary. Then responsibility of finder of lost goods. बेसिक, अगर किसी की कोई चीज गुम जाती है और वो दूसरे किसी पर्सन को मिलती है, तो दूसरे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो जिसकी चीज है उसको लौटा दे। पर्सन हु फाइंड्स बिलोंगिंग टू अनदर takes them into his custody is subject to same responsibility as if he were a bailey। मतलब दूसरे की कोई चीज मिली तो उसको दूसरे की अमानत समझ करके अपने पास में वो रख सकता है। फाइंडर की ड्यूटीज क्या है, टेक प्रॉपर केयर एज नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रूडेंस से कोई भी आदमी जो करेगा एक नॉर्मल गुड की केयर, वैसी केयर करना पड़ेगा। नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स, अपने यूज के लिए वो गुड्स को अप्रोप्रिएट नहीं कर सकता। एंड लास्टली रिस्टोर द गुड्स व्हेन द ओनर इज फाउंड, जब ओनर मिला तो उसको रिटर्न रिफंड करना पड़ेगा। हॉलिन्स वर्सेस हाउलर, ये वाला केस लॉ अगेन इंटरेस्टिंग। देखो यहां पर एग्जैक्टली फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, मतलब वो तो है ही, बट मिस्टर ए का एक डायमंड एक शॉप में गिर गया। ठीक है, शॉप नहीं है, घर है, ठीक है शॉप समझो उसको। तो ए का एक डायमंड वहां पर गिर गया, ये मिला किसको, मिस्टर बी को। मिस्टर बी को वहां पर फ्लोर पे मिला। अब इसने क्या किया, यहां का जो शॉप का ओनर था सी, बोले ये देख ये मेरे को डायमंड मिला, मैं ढूंढता हूं ओनर को, थोड़े दिन के लिए तेरे पास में रख। बी ने ढूंढा ढूंढा ढूंढा, ए उसको नहीं मिला। अब यहां पर बी बोले ए तो मिल रहा नहीं, एक काम कर, तूने इतने दिन अपने पास में रखा, ये ले तेरे चार्जेस और वो डायमंड दे दे। ठीक है, आगे कभी मिला अगर ए तो मैं उसको दे दूंगा। सी ने बोला ऐसे कैसे, मेरी शॉप में मिला मैं रखूंगा। दोनों कोर्ट में गए, बोले ये जो मतलब मिसिंग चीज है उसको रिटेन करने का हक किसके पास में है। बोले जिसको मिला ना, बी को मिला, उसके पास में वो राइट है टू रिटेन, सी के पास में वो राइट नहीं। यहां पर उन्होंने नाम बस अलग लिए है। एफ मस्ट रिटर्न द डायमंड टू एच एज ही वॉज एंटाइटल्ड टू रिटेन। एक बार एग्जाम्पल 22 क्विकली देख लेंगे सब बस।
एंड लास्टली समझा क्या एग्जाम्पल, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोएशन, अगर गलती से किसी ने किसी को पेमेंट कर दिया है तो वो नीड्स टू बी रिटर्न ऑब्वियसली, राइट। दूसरा पेड अंडर कोएशन। अच्छा मिस्टेक में एक और चीज वो बोल रहे हैं, मिस्टेक कोई भी रहे, लॉ मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कोई भी रहे, कोई भी मिस्टेक के अंदर पे की हुई चीज जो है वो रिकवर की जा सकती है। यहां पर एक बार एक आदमी ने गलती से टैक्स ज्यादा पे कर दिया था, क्या वो रिकवर किया जा सकता है? इट वॉज हेल्ड, वो भी म्युनिसिपल अथॉरिटीज से वो चीज भी रिकवर की जा सकती है व्हेन इट इज पेड बाय मिस्टेक। Similarly, any money paid by coercion is also recoverable. कोएर्शन नॉट नेसेसरली गवर्न बाय सेक्शन 15। देखो नॉर्मली कोएर्शन से अगर किसी ने किसी को कोई चीज पे की है ऑब्वियसली वो भी रिकवर की जा सकती है बिकॉज इट इज पेड अंडर कोएर्शन, राइट। ये तो अपन ने बेसिक पढ़ा ही था। बट यहां पर कोएर्शन सिर्फ जो वहां पर एग्जैक्ट मीनिंग दिया हुआ था कि इंडियन पिनल कोड में जो दिया है वो सब कोएर्शन वो तो है ही, प्लस ऑपरेशन, एक्सटॉर्शन और सच अदर मीन्स, कोई और तरीके से जोर जबरदस्ती या फिर किसी को किसी पर दबाव डाल करके आपने जो है किसी से कुछ लिया है, किसी से कुछ ऑब्टेन किया है, तो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी रिटर्न्ड। ठीक है। केस लॉ यहां पर छोटा सा ये क्या है, त्रिकमदास वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। टी जो है वो ट्रैवल कर रहा था ट्राम में, ट्राम मतलब पता है क्या, कोलकाता में चलती है ना रोड पर ट्रेन में, उसमें ट्रैवल कर रहा था, टी के पास में टिकट नहीं थी। वहां पर जो टिकट चेकर था उसने क्या बोला, 5 रुपए पे कर दे और कंपाउंड कर ले ऑफेंस। वो टाइम पे 5 रुपए मतलब बहुत बड़ी बात। तो वहां पर क्या था, एक्चुअली जो टिकट चेकर था ना उसके पास में अथॉरिटी नहीं थी टू कलेक्ट द फाइन, इसीलिए टी क्या बोला कि यहां पर इसके पास में अथॉरिटी नहीं थी फिर भी ये 5 रुपए ले रहा था, दिस वॉज एक्सटॉर्शन, दिस वॉज अंडर कोएर्शन एंड दिस वॉज रिकवरेबल, सूट वॉज डिक्रीड इन हिज फेवर। लास्टली कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का 2 पॉइंट का डिस्टिंक्शन। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एसेंशियल्स फॉर फॉर्मेशन आर एब्सेंट, नॉर्मल में एसेंशियल्स आर प्रेजेंट, ऑफर एक्सेप्टेंस ये सब चीजें होती है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती। ऑब्लिगेशंस कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में लॉ बनाता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज अग्रीमेंट से करती है। यूनिट नंबर 6 is done. निकालिए बुक्स। सिंपल सा था। एक्सप्लेन द टर्म कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट देयर कैरेक्टरिस्टिक। फॉर 4 marks।
ओके स्टॉप। कितने पॉइंट्स हुए? एक। देखो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, देखो अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट अपने को बताया दिया है, स्टेट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा नाम से मॉड्यूल में कोई चीज स्पेसिफिक नहीं है, एसेंशियल फीचर्स ऐसा थोड़ा बोल करके 3 एक पॉइंट्स है, बट आईसीआई ने अपने को दिए हैं। सॉरी, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब अंडर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस obligation resembling those created by contracts are imposed by law, although the parties have never entered into a contract. Such obligations are referred to as quasi contract. Such a contract resembles with a contract insofar rules or effect concerned, but it has little or no affinity with the contract in respect of mode of creation. ये little और no affinity आपके ये jargons नहीं आए तो भी चलेगा, बट आपने जो है मेन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। These contracts are based, अगर आपको लर्न है, याद है, देखो अब इसमें नहीं, क्या पढ़ते टाइम पर, क्वेश्चंस पढ़ते टाइम पर, मॉड्यूल पढ़ते टाइम पर हो सकता है कोई अपने को ऐसा अलग से वर्ड ध्यान में आ जाए, ठीक है, ट्राई करो कि उसको वहीं पर हाईलाइट करके कुछ मार्क कर लो या कुछ कर लो, लास्ट में पढ़ते टाइम पर नहीं, क्या या हर बार रिवीजन करते टाइम पर उसको अपन मतलब बार बार देख लेंगे, वो वर्ड ध्यान में रह गया और वो वर्ड आपने लिख दिया तो वो थोड़ा सा आपका इंप्रेशन बढ़ा देगा पेपर में। लिख सब लोग रहे हैं आंसर, आप क्यों बेटर है, अलग दूसरों से क्यों बेटर है आपका आंसर, ये आपको बताना पड़ेगा। उसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, एक पॉइंट है ये, राइट। These contracts are based on the doctrine that person shall not be allowed to enrich himself unjustly at the expense of another, या फिर no man must grow rich at the expense of another, ये अपन ने जो बोला था वो लिख सकते हो। अब salient features क्या दिए हैं अपने को? 3 पॉइंट तो वही है, it does not arise from any agreement but imposed by law. Duty and not promise is the basis of such contract. ये अपने को ध्यान में आएगा ही नहीं जब तक अपन आईसीआई के मॉड्यूल नहीं देखेंगे, मॉड्यूल नहीं बेसिकली आईसीआई का जो मॉडल आंसर है ये नहीं देखेंगे। राइट अंडर इट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी एंड जनरली दो नॉट ऑलवेज लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। सच राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्पेसिफाइड पर्सन, नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, एंड अ सूट फॉर इट्स ब्रीच मे बी फाइल्ड इन द सेम वे एज इन केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ये जो दोनों पॉइंट है ये आईसीआई ने उनके मॉडल आंसर में दिए हैं, इसीलिए आईसीआई के जो पास्ट आंसर्स है, जो एमटीपी है, आरटीपी है, वो अपने को देखना जरूरी है, राइट। एक और चीज, जब भी आपके ऐसे डायरेक्ट वाले आंसर्स हो ना, उसमें एक और चीज आप अपने आंसर में ये इंक्लूड कर सकते हैं, ट्राई टू इंक्लूड डायग्राम। मैं बोल रहा हूँ एक्स फैक्टर आपके पेपर में लाने के लिए, थोड़ा अलग बताने के लिए, एक और चीज आप लिख सकते हो डायग्राम। हर एक आंसर में नहीं बनाना है अपने को। फॉर एग्जाम्पल कोई आंसर है, उसके 4 पॉइंट्स है, तो शुरुआत में आंसर के पहले ही फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया टाइप्स ऑफ एक्स वाई जेड और उसको ऐसा ऐसा बना करके 4 ये बना दिया। आई थिंक आप में से किसी के पेपर में था एक, अभी जो मैं टेस्ट पेपर, हाँ, इट क्रिएट्स दैट इंप्रेशन, राइट। हर एक क्वेश्चन में नहीं करना है अपने को, बट जहां पर हो, पॉसिबल हो, वहां पर इट इंप्रूव्स योर प्रेजेंटेशन। ऐसा दिखता है सामने वाले को कि हाँ इसको आंसर आता है, पता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 7, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। अगेन ये यूनिट में 2 मेन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसके बारे में दिया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी छोटा सा है, एक गारंटी जो है उसमें बहुत सारी चीजें। अब देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसमें लॉ बोलता है जो बेसिक प्रोविजंस है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, ये सब तो लागू होती है, प्लस एडिशनल जो अपन बोल रहे हैं वो भी लागू होगी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लिटरली मीन्स सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस और टू मेक गुड द लॉस, टू कंपेंसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड सम लॉस। टेको अगर लॉस हुआ तो मैं भर के दूंगा, एज सिंपल एज दैट। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। A contract by which one party promises to save other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by any other person. It is a contract of indemnity. Example देखो,
मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट को प्रॉमिस किया, गवर्नमेंट क्या बोली मिस्टर एक्स को, हम तेरी कैम्ब्रिज की फीस भरते हैं, बट तू प्रॉमिस कर कि वहां से रिटर्न आने के बाद में तू गवर्नमेंट के लिए काम करेगा फॉर 5 years। अगर तू नहीं आया तो अभी साइन करके दे, इफ यू डोंट कम तो यू विल पे अस द होल फीस बैक। यहां पर मिस्टर एक्स ने जो ये प्रॉमिस किया है, दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्योंकि अगर उसने काम नहीं किया गवर्नमेंट के लिए तो गवर्नमेंट का तो लॉस हो गया, जो फीस भरी थी गवर्नमेंट ने, he will have to reimburse the government, it is a contract of indemnity। दो पार्टीज ऑब्वियसली इन्वॉल्व रहेगी, जो प्रॉमिस करता है कि मैं आई विल मेक गुड द लॉस उसको बोलते हैं अपन इंडेमनीफायर, और जो जिसके लिए लॉस भर के देना है, मतलब जो बेनिफिट होल्ड करता है, इज कॉल्ड इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। अब देखो यहां पर नहीं गया, ये बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी रिस्ट्रिक्ट्स स्कोप एज इट कवर्स ओनली द लॉस कॉज्ड बाय कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर एंड कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। जो भी लॉस अपन प्रॉमिस कर रहे हैं, ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि ये चीज अगर तेको लॉस हुई तो मैं तेको भर करके दूंगा, ये लॉस बिकॉज ऑफ कंडक्ट ऑफ बी हिमसेल्फ और बाय कंडक्ट ऑफ अ थर्ड पर्सन हुआ तो ही वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी माना जाएगा। मतलब नेचुरल कैलेमिटी, एक्ट ऑफ गॉड, इनके वजह से अगर लॉस होता है तो इट इज नॉट कवर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लॉस बाय एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल इवेंट इज नॉट कवर्ड। इंग्लिश लॉ में इट कवर्स एवरी लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ प्रोमिसी और बाय नेचुरल कैलेमिटी, बट यहां पर इंडियन लॉ में सिर्फ कंडक्ट ऑफ अ पर्सन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो एक्सप्रेस भी रह सकता है, इंप्लाइड भी रह सकता है। एक्सप्रेस मतलब बोल करके स्पेसिफिकली किया है आपने, और इंप्लाइड मतलब इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। कैसे इन्फर्ड, इसका एक एग्जांपल आएगा अपने को गारंटी में। देयर इज अ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन द श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर। ओके, देखेंगे अपन उसको। अगेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मस्ट फुलफिल ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, दैट इज लीगल होना चाहिए, वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, ये सब कुछ जरूरी है। जैसे ए ने बोला बी को कि जा तू एक काम कर, सी को पीट के आ, मैं तेरे को पैसे दूंगा, राइट। बी बोला केस करेगा वो मेरे पे, वो कुछ भी होगा, वो सब लॉस मैं तेरे को भर करके दूंगा। बी गया, सी को मार के आ गया। ए ने बाद में बोला मैं तो तेरे को नहीं पहचानता। अब यहां पर बी कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड था। अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं एक्चुअली अग्रीमेंट था वो, विच इज अनलॉफुल। अगेन फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, इसको अपन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोल सकते हैं, बट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, ये आया था पेपर में। व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड? देखो, एक एयरलाइंस थी फॉर एग्जांपल डिंडिगो, उसने है ना एक्स लिमिटेड से इंश्योरेंस खरीदा था, ठीक है। यहां पर इंडेमनीफायर कौन है? एक्स लिमिटेड, जिसने दिया है। डिंडिगो इज इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, अगर डिंडिगो को कुछ भी लॉस हुआ तो वो कौन सा अमाउंट रिकवर कर सकता है एक्स से। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो एक प्लेन था चल रहा था, पायलट ने ठोक दिया बीच में, मतलब बीच में नीचे कुछ तो भी इंजरी, वहां पर क्रैश हो गया वो, वहां पर जो है। अब डिंडिगो वाले जो है वो क्या क्या रिकवर कर सकते हैं एक्स से? सबसे पहली चीज, ऑल डैमेजेस विच में बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट। हो सकता है प्लेन के अंदर के जो लोग बैठे थे वो केस कर दे इस पर, डिंडिगो पर, वो अमाउंट जो भी डिंडिगो को पे करना पड़ेगा इन दैट सूट, वो एक्स से रिकवर कर सकता है। दूसरा, ऑल कॉस्ट मे बी कंपेल्ड इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग द सूट। अब लोग इस पर केस कर रहे हैं तो इसको भी डिफेंड करना पड़ेगा, केस लड़ने करने के लिए भी खर्चा लगेगा, वो खर्चा भी रिकवर किया जा सकता है। तीसरा,
ऑल सम्स पेड अंडर द कॉम्प्रोमाइज। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हुआ है, उसमें कुछ पेमेंट किया है, तो वो भी अमाउंट रिकवर किया जा सकता है। Now, when does the liability of indemnifier commence? इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी कब से शुरू होगी? जब इंडेमनिटी की लाइबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड सर्टन, एक बार एस्टेब्लिश हो गई, इसको पे करना है, डेंडिगो को पे करना है, एट दैट पॉइंट इटसेल्फ इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी चालू हो जाएगी। ठीक है, when the as soon as liability of the indemnity holder becomes absolute and certain. Next is contract of guarantee. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या बोलता है? क्या पता है आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने पर्सन्स होते हैं? 3 होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कितने होते हैं? 2 कि 1? दो भी नहीं होते, एक भी नहीं होता, 3 होते हैं, राइट? देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। एक पर्सन दूसरे को प्रॉमिस करता है कि भाई मैं जो है तेरे को गारंटी देता हूं फॉर अ थर्ड पर्सन। उसने अगर अपना परफॉर्मेंस नहीं किया, उसने जो प्रॉमिस किया है वो नहीं किया, तो मैं कर दूंगा, एग्जाम्पल, ए और बी फ्रेंड्स थे। ए वॉज अ पर्सन ऑफ हाई स्टैंडिंग, बी जो है वो जो है लोअर स्टैंडिंग का था। बी को कार खरीदना था, ए उसको लेकर के गया शोरूम में बड़े वाले। सी से बी ने कार खरीदा, राइट? सी ने सोचा यार इसको कार बेचूंगा, इसने पैसे नहीं दिया बाद में, तो यहां पर ए ने सी को गारंटी दिया, भाई तू इसको कार बेच दे, अगर इसने बी ने पैसे नहीं दिया तो मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, राइट? यहां पर 3 पार्टीज कौन है? ए बी सी। ए को क्या बोलते हैं अपन? जिसने गारंटी दी है, श्योरिटी, गारंटर, श्योरिटी। जिसको दी गई है गारंटी, सी, ही इज कॉल्ड अ क्रेडिटर। और जिसके लिए गारंटी दी गई है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल लाइबिलिटी तो उसकी ही है, मेन तो उसने ही पे करना है, उसने नहीं पे किया तो ए पे कर देगा, राइट? ए बी सी। ए ने सी को गारंटी दिया कि अगर बी ने तेको पेमेंट नहीं किया तो मैं कर दूंगा। अब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? 3 कॉन्ट्रैक्ट। पहला कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड सी, मेन गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कि भाई मैं तेको गारंटी जो देता हूं, राइट? दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सी एंड बी, मेन कॉन्ट्रैक्ट तो इनके बीच में हुआ है वो ट्रांजैक्शन का, सी ने कार बेची, बी ने बोला कि मैं तेको पेमेंट दे दूंगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सी एंड बी। और एक तीसरा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो अपन बोल रहे थे, ये श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर, दैट इज ए एंड बी। श्योरिटी ने, बी ने पेमेंट नहीं किया तो श्योरिटी ने पेमेंट कर दिया। किस बात के लिए पेमेंट किया? वो रिकवर कर सकता है ना इससे, जबरदस्ती ऐसे फुकट में थोड़ी किसी के लिए वो पेमेंट करेगा, राइट? तो यहां पर एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है बिटवीन श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर कि वो बी से ये अमाउंट रिकवर कर सकता है। बी इंडेमनीफाई करेगा ए को, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, देयर इज अ ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल डेट, सॉरी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। दूसरा क्रेडिटर एंड श्योरिटी, एंड इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर। नेक्स्ट, अच्छा एक छोटा सा एक और पॉइंट क्या बोलते हैं? राइट ऑफ श्योरिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द फैक्ट दैट क्रेडिटर हैज रिफ्यूज्ड टू स्यू प्रिंसिपल डेटर एंड नॉट डिमांडेड द सम ड्यू फ्रॉम हिम। देखो यहां पर वो क्या बोलते हैं? बी ने पेमेंट नहीं किया, ठीक है,
तो क्या सी डायरेक्टली ए से अभी पेमेंट मांग सकता है कि सी ने पहले बी पे केस करना पड़ेगा फिर ही वो ए से मांग सकता है? लॉ बोलता है केस वेस करने की जरूरत नहीं है, बी ने डिफॉल्ट कर दिया ना तो वो ए से मांग सकता है। ए ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई पहले बी पर केस कर वगैरह फिर मैं पैसे दूंगा, ऐसा नहीं। एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी, एक गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या एसेंशियल जरूरी है? सबसे पहला पर्पस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्यों हो रहा है? फॉर सम पर्पस, किस पर्पस के लिए? सिक्योरिटी देने के लिए। काय की सिक्योरिटी? अगेंस्ट सम डेट। ए ने फॉर एग्जाम्पल बी को प्रॉमिस किया फॉर सी, यहां पर सी से कुछ पैसे लेने होंगे बी को, उसके लिए तो बी को गारंटी दिया ना उसने, राइट? तो यहां पर जो है कुछ डेट होना जरूरी है, रिकवरेबल लीगल डेट होना जरूरी है जिसके लिए गारंटी दी गई है। पर्पस टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ अ डेट, एग्जिस्टेंस ऑफ रिकवरेबल डेट इज नेसेसरी। अगर डेट ही नहीं है तो फिर काय की सिक्योरिटी? नो वैलिड गारंटी। कंसिडरेशन, देखो अपने अपना वो पुराना वाला एग्जांपल देखते हैं। ए ने सी को गारंटी दिया फॉर बी। ए ने ये जो गारंटी दिया, ठीक है, इसको कंसिडरेशन क्या मिला? लेकिन यहां पर कंसिडरेशन तो है ही नहीं, फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होगा? कंसिडरेशन कैन बी टू और फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। ये बोल रहे हैं ए ने जो ये सी को गारंटी दिया इसके लिए कंसिडरेशन क्या है? सी ने जो बी को कार बेचा ना, इट इज एज गुड एज कंसिडरेशन फॉर ए। गेटिंग द पॉइंट ऑनलाइन गाइज? A guarantee without consideration is void, but there is no need for direct consideration. Consideration received by principal debtor is sufficient consideration. अब ये कंसिडरेशन में नहीं क्या, 3 पॉइंट्स है। एक पॉइंट तो अपन ने देखा जो ये, दूसरा क्या बोलते हैं? पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। मतलब पहले फॉर एग्जांपल सी ने बी को कार बेच दिया, ऑलरेडी हो गया, उसके बाद में अगर ए आकर के सी को गारंटी दे रहा है तो दिस इज नॉट अ वैलिड गारंटी, क्योंकि यहां पर कंसिडरेशन इज पास्ट कंसिडरेशन और ऐसे टाइम पर गारंटी वैलिड नहीं रहेगी। एंड तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं वो? प्रिंसिपल डेटर इनकॉम्पिटेंट रहे तो चलेगा। तीनों में से श्योरिटी, क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर, ए बी सी, ए ने सी को गारंटी दी है फॉर बी, बी जो है इनकॉम्पिटेंट रहा तो चलेगा, माइनर वगैरह रहा तो चलेगा, बट ए या सी इन दोनों में से कोई इनकॉम्पिटेंट नहीं चलेगा। तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी। देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और अ प्रॉमिस ऑफ हुज परफॉर्मेंस इज गारंटीड। एक श्योरिटी गारंटी कर रहा है, किस चीज की गारंटी? फॉर सम लाइबिलिटी ऑब्वियसली, फॉर सम डेट, उसका लीगल डेट का अगेन होना जरूरी है, डेट विच इज एनफोर्शिएबल बाय लॉ, मस्ट बी लीगली एनफोर्शिएबल एंड नॉट टाइम बार्ड। मतलब फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को गारंटी दिया था, काय के लिए? बी ने फॉर एग्जाम्पल सी को लोन दिया था, ठीक है, ए ने बी को गारंटी दिया कि अगर सी ने तेको रीपेमेंट नहीं किया तो आई विल पे। अब बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन 3 ईयर्स ये रिकवर कर ले सी से। बी ने वो रिकवर नहीं किया, 3 साल के बाद में वो क्या हो गया? टाइम बार्ड हो गया। अब यहां पर 3 साल के बाद में अगर ए ने बी को पेमेंट कर दिया तो क्या वो ये पेमेंट सी से रिकवर कर सकता है? क्या नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर लीगल डेट था ही नहीं, टाइम बार्ड डेट था एंड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। इफ श्योरिटी पेड टाइम बार्ड डेट देन पीडी इज नॉट लाइबल। ऐसी लाइन लिखना हो तो लिख लो वहां पर। He is the receiving benefit, he is receiving the benefit, but main contract A और C के बीच में, फॉर एग्जाम्पल
ए ने सी को गारंटी दिया था, राइट। अब अगर ये माइनर रहा तो इसने जो चीज यहां पर बेचा था वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा फिर, इसीलिए नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। क्या बोल रहे हैं वो कि गारंटी जो है वो अगर क्रेडिटर ने मिस रिप्रेजेंटेशन या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट कंसील करके ऑब्टेन की थी उस केस में गारंटी वैलिड नहीं रहेगी। एनी गारंटी obtained by means of misrepresentation or material part of a transaction concerning the material part of transaction is void or invalid. Also keeping silence as to material circumstances is invalid. Example देखो इसका, ए ने बी को एम्प्लॉय किया एज अ क्लर्क, ठीक है। अब ए जो है गफले करने लग गया, बीच में से चोरी करने लग गया। ए को ध्यान में आया, ए ने बोला बी को अभी तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। बी ने बोला सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अब नहीं करूंगा, मेरे को रख लो काम पर वापस। ए ने बोला ऐसा नहीं, कोई गारंटर लेकर आ। बी लेकर आया सी को, बोले यहां पर सी ने बोला कि बोले ठीक है, ए को आप बी को आप वापस काम पर रख लो। अब यहां पर लॉ क्या बोलता है कि यहां पर ए की ये ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सी को बताए कि भाई देख प्रीवियसली बी ने गफले किया है, बी ने कुछ रॉन्ग एक्ट किया है, उसका ऐसा कंडक्ट था, तू गारंटी दे रहा है ना, सोच समझ कर दे। ऐसा ए ने सी को बोला नहीं, उसने कंसील किया मटेरियल फैक्ट, यहां पर यह गारंटी वैलिड नहीं रहेगी। नहीं, क्योंकि पहले तो गारंटी थी नहीं ना, क्या करेगा, कैसे रिकवर करेगा। वैसे और कुछ अगर उसने किया, फॉर एग्जांपल एग्जांपल 11, ए ने गारंटी किया सी को, ए ने गारंटी किया सी को कि भाई तू जो है बी को मटेरियल सप्लाई कर दे, उसने पेमेंट नहीं किया तो मैं पेमेंट कर दूंगा। इनके बीच में सी और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से। अब ये गारंटी देने के बाद में नहीं किया, इन दोनों ने आपस में क्या किया, बोले इसको चेंज करके 5 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा लो, 105 कर दो। यहां पर ए को बोले बिना, ए से छुपाकर अगर ये किया गया है तो ये गारंटी इज इनवैलिड। देन राइटिंग नॉट नेसेसरी, गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल भी रह सकता है, रिटर्न भी रह सकता है, बेटर टू हैव इट इन रिटर्न। एंड लास्ट इज ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज। देखो ए ने बी को गारंटी दिया, बी एक बैंक थी फॉर सी, सी ने लोन लेना था बैंक से, ए ने बी को गारंटी दिया फॉर सी, लोन का अमाउंट था 100 करोड़। ए ऐसे इसमें क्या बोला, मैं गारंटी दे रहा हूं बट रुक जा, मेरे अकेले के इस पर मत दे गारंटी, इतना बड़ा अमाउंट है, अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं और 2-3 लोगों को बोलता हूं, जब तक वो 2-3 लोग डीई ये ज्वाइन ना करे तब तक जो है तू गारंटी मतलब उसको लोन मत देना। तो यहां पर बी जो है, ए ने बी को जो गारंटी दी है वो तब तक वैलिड नहीं रहेगी जब तक अदर पर्सन्स ज्वाइन नहीं करते एज अ को श्योरिटी और को गारंटर। अगर इन लोगों के ज्वाइन करने के पहले ही बी ने सी को लोन दे दिया और सी ने डिफॉल्ट कर दिया तो क्या बी ए से रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता। Where a person gives guarantee upon a contract that creditor shall not act upon until another person has joined as co-surety, guarantee not valid if the other person does not join. Guarantee not valid if the condition imposed by the surety that some other person may also join but does not join as co-surety. जब तक वो condition fulfill नहीं होती guarantee valid नहीं रहेगी. Then types of guarantee, 2 टाइप की गारंटी कौन सी है पता है क्या? स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी स्पेसिफिक टू अ स्पेसिफिक ट्रेड, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिक मे बी बिजनेस, दैट इज स्पेसिफिक गारंटी।
एक्सटेंड टू अ सिंगल डेट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक गारंटी। जैसे ही वो ट्रांजैक्शन हो गया, वो वाला स्पेसिफिक एक बिजनेस आइटम हो गया, वैसे ही वो गारंटी खत्म हो जाएगी। ए ने गारंटी किया था बी को टू डिलीवर सम, से फॉर एग्जांपल 5 bags टू सी, 5 bags ऑफ राइस से फॉर एग्जांपल टू सी। अब यहां पर क्या हुआ, ए ने गारंटी किया था बी को कि भाई 5 bags तो डिलीवर कर दे, अगर सी ने पेमेंट नहीं किया तो मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा। बी ने 5 bags डिलीवर कर दिया सी को, सी ने पेमेंट कर दिया बी को। अब इसके बाद में बी ने फर्दर 5 bags डिलीवर किया सी को, जिसका पेमेंट सी ने नहीं किया। क्या इसके लिए बी ए से रिकवर कर सकता है पैसा? नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेसिफिक गारंटी सिर्फ फर्स्ट ये ट्रांजैक्शन के लिए थी एंड इट हैज एंडेड विद दैट ट्रांजैक्शन। वही एग्जांपल के वर्सेस ग्रोव्स, जो केस लॉ यहां पर दिया है वो है। दूसरी है कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या है? कंटिन्यूइंग गारंटी एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। श्योरिटीज लायबिलिटी कंटिन्यूज अंटिल द रिवोकेशन ऑफ गारंटी। अगर गारंटी जो है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, एक जनरल दी गई है कि मैं, इसने कोई भी कभी भी प्रॉब्लम की, कुछ भी पेमेंट नहीं किया तो आई विल पे यू, कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है, इट इज फॉर अ कंटिन्यूइंग नेचर ऑफ बिजनेस, दैट इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी। श्योरिटीज लायबिलिटी यहां तक, इसमें कब तक रहेगी? अंटिल द रिवोकेशन और कैंसलेशन ऑफ गारंटी। ये कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए नहीं रहता है, एंड मेक्स श्योरिटी लायबल फॉर अनपेड बैलेंस एट द एंड ऑफ अग्रीमेंट। जैसे ए ने प्रॉमिस किया बी को, मैं तेरे को गारंटी देता हूं, तू एक काम कर, सी को क्या कर ले, अपने यहां पर फॉर एग्जांपल बी की एक बिल्डिंग थी, तो अपने यहां पर सी को केयर टेकर रख ले, अगर उसने कुछ प्रॉब्लम की तो मैं तेरे को, कभी भी कुछ भी उसने प्रॉब्लम की तो मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। यहां पर सी जो है कंटिन्यूअसली क्या करता था, हर महीने रेंट कलेक्ट करता था यहां पर बिल्डिंग का और बी को भेजता था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसने किया, चौथे महीने में उसने डिफॉल्ट कर दिया, चौथे महीने में वो ए से रिकवर कर सकता है बी, राइट। लास्ट एग्जाम्पल, इसमें फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में समझो, ए ने नहीं किया, गारंटी दिया था बी को 10,000 की, कंटिन्यूइंग गारंटी है बना, सी ने डिफॉल्ट कर दिया या सी ने जो गफला किया वो है 20,000 का, तो बी जो है ए से कितना अमाउंट रिकवर कर सकता है? 10,000 ही कर सकता है। जितना कंटिन्यूइंग गारंटी का अमाउंट था उतना ही रिकवर किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए रुकते हैं यहां पर, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।